विद्यार्थियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षाओं के माध्यम से हम जो है हमारी जो ओपिनियन पुस्तक है उसके कुल 120 प्रश्नों पर हम 6 वीडियोस के माध्यम से डिस्कशन कर चुके हैं। आगे हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो 20 प्रश्न है उसको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण करेंगे। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज जो है हमारा एक नया खंड जो है प्रारंभ हो रहा है। हम भारत का भूगोल जो है कर रहे थे और पिछली वीडियो के अंदर हमने जो भारत की जो भौतिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन किया था। हिमालय की संरचना क्या है, उत्तर भारत की संरचना क्या है, तो इन चीजों के बारे में आपने अध्ययन किया था। आगे हम आज बात करेंगे अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र क्या होता है इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यही है, प्रश्न संख्या 121। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए, अपवाह तंत्र की जब बात की जाती है, हमने नदियों के बारे में खूब सारा आपने पढ़ा होगा या आगे जो है उच्च कक्षाओं के अंदर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी जो वाहिकाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए एक ये कोई मुख्य नदी है, ठीक है, ये कोई बड़ी नदी है। इस बड़ी नदी के और बहुत सी क्या है, बहुत सी सहायक नदियां होती है। तो इस प्रकार ये क्या है, एक जाल सा बना देती है। यानी एक मुख्य नदी जिसका उद्गम कोई पहाड़ी से हो रहा है और बाद में ये क्या है किसी समुद्र के अंदर जाकर क्या है गिर रही है, लेकिन यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुंचने के बीच में इसकी बहुत सी और भी सहायक नदियां और इन सहायक नदियों के भी और भी छोटी छोटी सहायक नदियां। तो इस प्रकार क्या है, ये एक पूरा जाल बना देती है। और ये जो जाल होता है यानी ये जो मुख्य नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, इन सभी को मिलाकर जो ये जाल बनता है इसी को अपने क्या बोला जाता है, अपवाह तंत्र बोला जाता है। पढ़ते हैं इसको। निश्चित वाहकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को तो कहा जाता है अपवाह कहा जाता है। यानी जो ये जल इनके माध्यम से जा रहा है, ये मान लीजिए मुख्य नदी है और इनके माध्यम से ये जो जल जा रहा है इसको तो अपने बोलेंगे अपवाह। और ये जो इन वाहिकाओं का जो जाल होता है यानी इन सभी नदियों को मिलाकर अगर अपने देखें तो इसको क्या बोला जाता है, अपवाह तंत्र बोला जाता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। एक होता है अपवाह बेसिन भी होता है, आपने शब्द सुना होगा बेसिन। बेसिन क्या होता है कि ये जो नदियां होती है, मुख्य नदी और सहायक नदी, ये जिस क्षेत्र का जल जो है प्रवाहित करके ले जाती है, वो जो एरिया होता है उस संपूर्ण एरिया को क्या बोला जाता है, बेसिन बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा गंगा नदी बेसिन, तो तब हम किसके बारे में बात करते हैं, या आपने नाम सुना होगा सिंधु नदी बेसिन, तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसको बेसिन कहा जाता है, उसको जो है उस नदी का बेसिन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर अपने देखें तंत्र की बात करें, गंगा नदी तंत्र का आपने नाम सुना होगा, गंगा नदी तंत्र। तो यहाँ हम किस तंत्र की बात कर रहे हैं, केवल गंगा नदी की नहीं बल्कि गंगा और इसकी जो सहायक नदी है उन सभी को मिलाकर जो है ये तंत्र बनता है, इसको बोला जाता है नदी तंत्र बोला जाता है। प्रश्न संख्या 122। उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को किन भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि जब कोई जो नदी होती है वो कहीं ना कहीं से तो क्या है निकलती है, या तो किसी बड़ी पहाड़ी से निकलेगी या किसी झील से या डायरेक्ट किसी जो है हिमनद से। तो उस प्रकार अगर अपने उद्गम की बात की जाए यानी भारत की नदियों का जो उद्गम स्थल देखा जाए तो हमारे सामने दो तस्वीर सामने आती है। एक तो क्या होती है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, बहुत सी नदियां हैं जो इस हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है, लेकिन भारत का जो दक्षिण भारत का जो है हिस्सा है इसमें बहुत सी नदियां हैं जो यहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां जो है पाई जाती है, उनमें से क्या ये नदियां निकल जाती है। तो इस आधार पर आपने जो है भारत की नदियों को दो भागों में बांट दिया। एक तो वो नदियां जो कहां से निकलती हैं, हिमालय से, और दूसरी वो नदियां जो कहां से निकलती है, इसी प्रायद्वीपीय वार से निकलती है। इन दो आधारों पर जो हमने वर्गीकरण कर लिया। अब इनकी विशेषता क्या है, हिमालय की नदियां ये क्या है, 12 यानी कि ये सदा नीरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें वर्ष भर जो है जल जो है उपलब्ध रहता है, यानी पूरे वर्ष भर 12 महीनों तक क्या है इनमें जल की मात्रा जो है बनी रहती है। दूसरा ये नदियां क्या है, युवा है। अब युवा क्यों है हिमालय नदियां, इसका अगर अपने पिछली वीडियोस आपने देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था कि हिमालय खुद ही अपने आप में क्या है कि नवीन संरचना है, जिसका निर्माण कैसे होगा कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इसका इस यूरेशियन प्लेट से जो है टकराव के बाद जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो भारत तो ये पहले से ही था, लेकिन जब इनका टकराव हुआ तब जो है हिमालय बना, तो उसके बाद हिमालय बना, फिर हिमालय से इन नदियों का उद्गम हुआ। तो दूसरी चीज ये क्या होगी कि ये क्या है, युवा नदियां हैं। तीसरा ये क्या है, गोर्ज, वी आकार की घाटी। गोर्ज जो है इस प्रकार की संरचना होती है, कोई नदी जो है बनाती है।
वी आकार की घाटी। इस प्रकार मान लीजिए कोई बड़ा पर्वत है, वहां से अगर कोई नदी बहेगी तो वो धीरे धीरे क्या है इसका अपरदन करती जाती है, यानी किनारों से जो है कटाव करती जाती है और बाद में क्या है इस प्रकार की एक घाटीनुमा संरचना बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं वी आकार की घाटी। एवं विसर्पों का निर्माण करती है। विसर्प क्या होते हैं, जो नदी के जो मोड़ होते हैं, ये जो संरचनाएं आप देखते हैं इनको बोला जाता है विसर्प। तो इन नदियों की ये खासियत होती है कि ये गोर्ज का निर्माण करती है, ये विसर्प का निर्माण करती है, ये वी आकार की घाटियों के निर्माण करती है। और कई बार क्या होता है कि जब नदियों का जल का बहाव बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो इस विसर्प पे जाने के बजाय क्या सीधा डायरेक्ट ही क्या है इसमें मिल जाती है। तो इससे क्या है ये जो हिस्सा एक अलग हो जाता है और एक अलग झील का निर्माण कर लेता है, जिसे बोला जाता है विसर्प झीलें। विसर्प झील या इसे गोखुर झील भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है ये जो हिमालय नदियों की विशेषता थी। दूसरा अपनी बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। पहली बात तो ये है कि हमने पढ़ा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है, यानी इसकी जो भूगर्भ की संरचना वो क्या है काफी प्राचीन है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि प्रायद्वीपीय भारत तो पहले से विद्यमान था, हिमालय का निर्माण जो है इससे टकराव से हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत काफी पुरानी संरचना है, तो यहाँ पर ये नदियां भी क्या है काफी पुराने टाइम से थी। तो ये क्या है प्राचीन नदियां और वर्तमान में अपनी जो प्रौढ़ अवस्था है उसको क्या है प्राप्त कर चुकी है। प्रौढ़ अवस्था प्राप्त करने का मतलब ये होता है किसी नदी का कि अब उसमें कोई ज्यादा जो है हलचल नहीं होती, उसका एक निश्चित मार्ग होता है और उसी मार्ग पर वो क्या है चलती है, ना ही इसमें क्या है कोई बाढ़ की आदि की स्थिति होती है। तो ये नदियां क्या है प्राचीन नदियां जो एक निश्चित मार्ग पर ही चलती हैं। इन नदियों को क्या है अनुव्रती नदी भी बोला जाता है। अनुव्रती नदी वो होती है जो एक निश्चित मार्ग पर चलती है और ढाल का अनुसरण, यानी जिस ओर ढाल होगी वो उसी के अंदर एक फिक्स रूट पर क्या है चलती है। लेकिन ये जो नदियां हैं इनको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। सभी को नहीं बोला जाता, जैसे कुछ नदियां जैसे सिंधु, सतलज और कोसी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनको क्या बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है आज कोई नदी बह रही है या आज से 500 साल पहले कोई नदी बह रही थी, फिर बीच में क्या हुआ कि कुछ स्थल भाग ऊपर उठ जाता है। तो कुछ नदियां तो क्या है स्थल भाग के ऊपर उठने से अपने मार्ग को ही बदल लेती है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती है जो क्या स्थल भाग को चीर कर वापस अपने उसी पुनः मार्ग पर क्या है चलने लगती है। तो ये जो ऐसी नदियां जो अपने मार्ग को नहीं छोड़ती है और बीच में अगर इनके कोई संरचना का निर्माण हो जाए तो उस संरचना को वो तोड़ के आगे बढ़ती है, तो इस प्रकार की नदियों को बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। और ऐसी नदी आपको केवल और केवल हिमालय की जो नदियां उसी में मिलेगी। इधर जो है प्रायद्वीपीय पठार में पूर्ववर्ती नदियां नहीं पाई जाती। यहाँ किस प्रकार की नदियां पाई जाती है अनुव्रती नदी। अगला हमारा प्रश्न है इंडो ब्रह्म नदी के बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए अब जब हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन बड़े नदी तंत्र आते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों की को जो है स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। लेकिन कुछ भूगर्भ शास्त्री ये बोलते हैं कि ये जो नदियों का आप क्रम देख रहे हैं वास्तव में प्राचीन टाइम में क्या था कि यहाँ से एक बड़ी नदी बहती थी इस साइड से, ये जो आपका असम का जो हिस्सा है यहाँ से लेकर और यहाँ से इस प्रकार एक जो है बड़ी नदी इस प्रकार एक बहती थी, जो यहाँ भारत के इस साइड से ये प्रारंभ होती थी और यहाँ से होते हुए और इधर जो है जो आपकी अरब सागर है उसमें आकर गिर देते। और ये नदी क्या है काफी विशाल नदी थी या इसको जो है नद बोला जाता है। इसको इन्होंने नाम दिया इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी। पढ़ लेते हैं इसको कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार मारीसिन काल के अंदर भारत में असम से लेकर और पंजाब तक, यानी असम से लेकर यहाँ पंजाब तक और बाद में जो है यहाँ तक एक विशाल नदी बहती थी जिसका इन्होंने नाम दिया इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी। कालांतर में पोतवार का पठार जो प्लीस्टोसीन काल है, नियोजोइक का एक प्लीस्टोसीन काल आता है जिसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान बना था। प्लीस्टोसीन काल के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस साइड में एक पोतवार का पठार का उत्थान होता है। अब जैसे यहाँ से भूमि ऊपर उठी तो इससे क्या होगा कि आगे ये इसके जल धारा नहीं बढ़ पाएगी, तो इस कारण क्या इस उत्थान के कारण यह विशाल नदी जो है तीन नदी तंत्रों के अंदर जो है बंट गई। ये तीन नदी तंत्र कौन कौन से है? ब्रह्मपुत्र, यानी ये जो पहले इधर से चल रही थी वो वापस क्या है इस साइड चलने लगी और इसका नाम अपना रख दिया ब्रह्मपुत्र। दूसरी यहाँ से एक जो है गंगा नदी निकली
और तीसरी एक जो है सिंधु नदी। तो इस प्रकार ये जो शिवालिक नदी थी या इंडो ब्रह्म या जिसको विशाल नदी बोला जाता है, वो इन तीन नदी तंत्रों के अंदर ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्रों के अंदर बंट गई। हालांकि ये कोई मत ऐसा कोई सिद्धांतिक मत नहीं है, यानी इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न भूगोल शास्त्रियों द्वारा जो है इस संदर्भ में ये अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार की नदी यहाँ पर कोई क्या है विद्यमान रही होगी। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। इनकी हम बात कर ही चुके हैं कि जब भी हिमालय की बात होती है और इसकी नदियों की बात होती है तो 3 विशाल नदियां जो है यहाँ पर पाई जाती है, सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ बात करनी है, इन्होंने पूछा 3 नदी तंत्रों की। तो अगर जब हम नदी तंत्रों की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल सिंधु नदी है, बल्कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां। जो सिंधु की जो सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये इसी प्रकार जो गंगा के अंदर जो यमुना है या महानंदा, गंडक, कोसी जो नदियां हैं, वो सारी नदियां जो है इस नदी तंत्र के अंदर जो है शामिल रही। और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र जो है इसका अधिकांश भाग है चीन के तिब्बत के अंदर पड़ता है, बाकी जो भारत का जो असम का हिस्सा है उस क्षेत्र में ये नदी क्या है प्रभावित होती है। तो वहां पर कुछ इसके सहायक नदियां जैसे जिया है, बरेली है, तो वो क्या प्रभावित होती है। तो इन सभी नदियों के तंत्र को जो है उत्तर भारत का जो है या हिमालय का 3 प्रमुख नदी तंत्रों के अंदर इनको गिना जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। हिमनद मैं आपको बता दूं कि हिमनद क्या होता है कि पर्वतों के ऊपर जो है विशाल मात्रा में जमे हुए बर्फ के बहुत बड़े बड़े जो है टुकड़े होते हैं, जो कि अपने आप में गतिशील होते हैं और बाद में यही जो हिस्से हैं ये जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जो है एक तरह से नदी का रूप ले लेते हैं। तो जो लगभग जो नदियां होती हैं हिमालय की या पर्वतों से निकलने वाली नदियां होती है वो इन्हीं हिमनदों से जो है निकलती है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम किस हिमनद से, यानी हिमनद मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर किस हिमनद से यानी किस ग्लेशियर से होता है। तो इसका आंसर है सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक मानसरोवर झील, बहुत ही पवित्र झील जो है मानी जाती है। अपने पीछे इसके बारे में बात भी की थी। इस झील के निकट एक हिमनद पाया जाता है जिसका नाम है बोखरचू। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है सिंधु नदी है, ये इधर से आ रही है और यहाँ पर जो है इसका उद्गम हो रहा है। और यहाँ जो मानसरोवर झील के निकट जो है एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू। तिब्बत में कुछ ऐसे नाम होते हैं। तो यहाँ से जो है इस नदी का उद्गम होता है। बाद में ये कुछ दूरी जो है तिब्बत के अंदर बहती है जहाँ इसे सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के अंदर जो है इस नदी को सिंगी खवान के नाम से जानते हैं। बाद में ये नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर जो है प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इन दोनों श्रेणियों के बीच से ये जो है प्रवेश करती है और बाद में ये जो है पाकिस्तान में क्या है चली जाती है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो कुल जो है 2880 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से 1114 किलोमीटर यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो 1114 किलोमीटर है वो भारत के अंदर जो है पड़ता है। कुल जो है इसका जो एरिया हिस्सा है वो 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी यहाँ का जो इस पूरे नदी तंत्र का हिस्सा वो 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, ये लाख है ध्यान रखेंगे, वो क्या है भारत में से गुजरता है। तो ये अपने बात की सिंधु नदी की। और जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये कुछ ऐसी नदियां जो विश्व की जो सबसे लंबी जो नदियां हैं टॉप 10 या टॉप 15 उनमें क्या है इनकी गिनती की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। इन्हें पंचनद भी कहा जाता है और ये जो 5 नदियां हैं इन्हीं के नाम पर जो है जो पंजाब राज्य का नाम पड़ा। एक तो पंजाब का क्या हो गया पंच प्लस आप, यानी पंच यानी 5 नदियां और आप यानी आप वैसे दरिया को जो है बोला जाता है। तो इन्हीं 5 नदियों पर क्या है पंजाब का नाम जो है पड़ा है। तो ये 5 नदियां कौन कौन सी है जो सिंधु की सहायक नदी है। सबसे पहले है झेलम, यहाँ पर आप देख होंगे ये आपने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये सिंधु नदी है, मुख्य नदी है और इसके अंदर जो है कुछ सहायक नदियां आ रही है। सबसे पहले जो पहली जो नदी है सबसे ऊपर उसका नाम है झेलम, इधर जो है ये झेलम नदी। उसके बाद जो है चिनाब नदी, तीसरे नंबर पर आपकी आती है रावी नदी, उसके बाद जो है व्यास और अंत में जो है सतलज नदी। तो इस प्रकार जो ये नदियां जो है
पहले आपस में मिलकर और अंत में जो है किस में मिल जाती है, सिंधु नदी के अंदर जो है मिल जाती है। तो ये 5 इसकी जो है सिंधु की सहायक नदियां। सबसे ऊपर जो है झेलम, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और अंत में जो है सतलज नदी है। ये जो 5 नदियां हैं इनको प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी अपने नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। झेलम को बोला जाता है वितिस्ता नदी। चिनाब को जो बोला जाता था अस्किनी। रावी को बोला जाता था परोशनी। और हमें पता है ऋग्वेद के अंदर एक उल्लेख मिलता है कि रावी या परोशनी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसे दाशराग युद्ध जो है बोला जाता है। व्यास को बोला जाता था विपाशा और सतलज को जो है शतुद्री बोला जाता था। सतलज जो नदी है वो इस सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी जो है नदी है। झेलम नदी, इसका उद्गम जो है वेरिनाग झरने से होता है। वेरिनाग झरने से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है। दूसरी है चिनाब नदी। चिनाब जो नदी है वो चंद्र और भागा दो नदियां हैं। चंद्र और भागा उत्तराखंड के अंदर ही है। यहाँ जो है चंद्र और भागा, इन दो नदियों के मिलन के बाद जो ये चंद्रभागा नदी, चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी इसको जो है बोला जाता है। तीसरा जो है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम जो है रोहताक दर्रे से होता है। व्यास नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है वो व्यास कुंड से, और अंत में आपकी बचती है सतलज नदी जो सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। इसका उद्गम आप देखिए, ये थी आपकी सतलज नदी। इसका जो उद्गम होता है, हमने 2 झीलें पढ़ी थी, एक तो मानसरोवर झील और दूसरी क्या है, राक्षस ताल झील। तो जो राक्षस ताल झील है वहीं से जो है इस नदी का उद्गम होता है। राक्षस ताल जो झील है वहीं से जो सतलज नदी है इसका जो है उद्गम होता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत की सबसे लंबी जो है नदी कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जो गंगा नदी है वो क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और बात करें गंगा नदी के उद्गम की, तो इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड के अंदर होता है और बाद में ये क्या है बहुत से राज्यों से प्रभावित होते हुए और पश्चिम बंगाल के अंदर जो है लास्ट जो भारत का राज्य जहाँ से प्रभावित होती है, उसके बाद जो ये बांग्लादेश के अंदर जो है चली जाती है। और सर्वाधिक प्रभाव की बात की जाए इसके, तो वो क्या है, यूपी के अंदर होते हैं। सर्वाधिक लंबाई जो है यूपी के अंदर और सबसे कम जो लंबाई है वो झारखंड में है। गंगा नदी के बारे में अपने बात करते हैं कि जो गंगा नदी का उद्गम है वो किस स्थान से होता है तथा किन 2 धाराओं के मिलने के बाद ये क्या है, गंगा कहलाती है। तो गंगा नदी के अगर अपने उद्गम की बात करें तो एक चीज तो हमें पता है कि ये कौन से राज्य से होता है, उत्तराखंड से होता है। दूसरा हिमनद अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है। अब सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर मान लो ये आपका हिमनद है जिसे बोला जाता है गंगोत्री हिमनद। यहाँ से जो नदी निकलती है इस गंगोत्री हिमनद से, गाय के मुख के समान इसकी जो आकृति है, इस कारण इसको जो है गंगोत्री कहा जाता है। यहाँ से जो नदी जो निकलती है उसको गंगा नदी नहीं बोला जाता बल्कि क्या बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है। भागीरथी नदी जो है बोला जाता है। और इधर से एक नदी निकलती है सतोपत हिमनद से। सतोपत नाम का एक ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका अलकनंदा। जब ये अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में मिलती है उसके बाद जिस धारा की उत्पत्ति होती है उसको बोला जाता है गंगा नदी। यानी गंगा पहले से ही इसका नाम गंगा नहीं है। जब अलकनंदा और जो भागीरथी जो नदी है ये आपस में मिलती है उसके बाद इसको जो है गंगा बोला जाता है। अलकनंदा नदियों के अंदर कुछ और जो नदियां आकर मिलती है जैसे कि विष्णु गंगा। 2 जो नदियों का संगम होता है उसको बोला जाता है प्रयाग। और कुल जो है 5 प्रयाग गंगा नदी पर जो है मिलते हैं, यानी 5 अलग अलग प्रकार के जो नदियां आकर मिलती है और वो एक बहुत ही पवित्र स्थान उसको जो है माना जाता है। तो इस प्रकार जो 5 प्रयाग बनते हैं, सबसे पहले अलकनंदा के अंदर विष्णु गंगा आकर मिलती है, तो ये जो यहाँ का जो मिलन स्तर है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इसको जो है बोला जाता है।
फिर बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी, इसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। और फिर एक और नदी आकर मिलती है इसके अंदर जिसको बोला जाता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का जहां संगम होता है वहां एक प्रयाग स्थित है जिसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद ये अलकनंदा नदी और इधर से जो है भागीरथी नदी, ये जहां पर आकर मिलती है उसको अपने पता है क्या बोला जाता है, प्रयाग बोला जाता है। और ये कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। काफी जो है पवित्र जगह इसको माना जाता है। तो ये जो है गंगा की उत्पत्ति का एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो गंगा की उत्पत्ति होती है, दो धाराओं यानी भागीरथी और अलकनंदा से मिलने से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। और इसमें जो गंगोत्री हिमनद है उससे कौन सी धारा की उत्पत्ति होती है, भागीरथी धारा की। अगला हमारा प्रश्न है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। देखिए गंगा नदी की बात की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, बहुत सी छोटी छोटी या छोटी बड़ी बहुत सी नदियां आकर इसमें मिलती है। तो इन नदियों को हमने दो भागों में बांट लिया। मान लीजिए यहाँ से ये गंगा नदी निकली है और इस साइड में ये जाके इधर जो है बांग्लादेश में जाके और बंगाल के खाड़ी के अंदर जाके गिरे। अब ये जो गंगा नदी है इसमें जो सहायक नदी है उसको अपने दो भागों में बांट लिया। एक तो होगी बाएं तट की सहायक नदी यानी जो इधर ऊपर से आकर इसमें मिल रही है, दूसरी है दाएं तट की सहायक नदी यानी जो नीचे से आकर इसके अंदर जो है मिल रही है। तो इस आधार पर अपने देखें तो बाएं तट की सहायक नदियों के अंदर रामगंगा नदी यहाँ इस साइड में जो है रामगंगा आके इसमें मिलती है। उसके बाद जो है गोमती नदी वो यहाँ पर जो आकर इसमें मिलती है। फिर जो है घाघरा नदी, घाघरा का वर्तमान में नाम जो है सरयू नदी भी कर दिया गया है। उसके बाद जो है गंडक नदी, ये जो है इधर नेपाल से इसका उद्गम होता है और बाद में जो है यहाँ गंगा में आकर मिलती है। और हम जानते हैं कि जो गंडक नदी है वो शालिग्राम पत्थरों के लिए विख्यात है। शालिग्राम के जो पत्थर होते हैं वो जो है इसी नदी के अंदर जो है मिलते हैं। उसके बाद है कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम भी इधर जो है नेपाल से होता है और बिहार से होते हुए जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है। और हम जानते हैं कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। बार बार बाढ़ आने के कारण जो है इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और उसके बाद महानंदा नदी, ये जो है अंतिम सहायक नदी है गंगा की। दाएं बाएं तट की अगर बात करें तो उसमें अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। दूसरा बात करते हैं दाएं तट की नदियों की जो नीचे से आकर जो है मिलती है। तो इनमें सबसे प्रमुख जो नदी कौन सी है, यमुना नदी है जो यहीं उत्तराखंड से निकलती है। और यहाँ जो आपका जो प्रयागराज है जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था उसमें आकर ये क्या है मिल जाती है। उसके बाद टोंस नदी जिसे तामस भी बोला जाता है, सोन एवं दामोदर नदी, सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं इसका नाम जो है सोन नदी रखनी है। और उसके बाद जो है दामोदर नदी, दामोदर के बारे में आपने जानती है कि इसको जो है पश्चिम बंगाल का शोक जो है कहा जाता था क्योंकि बार बार इसमें क्या है बाढ़ आती थी। लेकिन वर्तमान में दामोदर नदी गठित योजना के कारण इसमें जो है काफी इसमें बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया। तो ये गंगा की सहायक नदियां थी, बाएं तट की सहायक नदियां और दूसरी होगी दाएं तट की सहायक नदियां। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अभी अपने जो है गंगा की सहायक नदियों की बात की थी, एक तो आपकी होगी बाएं तट वाली ऊपर से जो आ रही है और दूसरी है दाएं तट वाली। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सबसे लंबी नदी जो है जिसकी अपने बात की थी वो है यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है 1370 किलोमीटर है। इसका उद्गम हम पता है कि जो उत्तराखंड है उसमें से जो है इसका उद्गम होता है और बाद में ये दिल्ली के किनारे से बहती हुई और जो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज नामक स्थान है वहां पर आकर ये गंगा के अंदर जो है विलीन हो जाती है। और इस प्रकार यह गंगा की सबसे लंबी नदी है 1370 किलोमीटर वाली। कुछ इसकी भी सहायक नदियां जैसे चंबल जो राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये कुछ ऐसी नदियां जो इनकी क्या है सहायक नदी है। चंबल, सिंध और बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे हमारा प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। यहाँ पर भी ग्लेशियर पूछा गया है कि किस ग्लेशियर से जो है ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये क्या है निकलती है। यह भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है तथा बांग्लादेश में इसे जो है किन नामों से जाना जाता है। ये जो है तीन चीजें प्रश्न में पूछी गई। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, इधर जो है दो झीलें हैं जिसके बाद में आपने पढ़ा था, एक तो आपकी मानसरोवर झील और इधर जो है राक्षस ताल झील।
और ऊपर इधर जो है थोड़ा सा इसके 40 किलोमीटर दूर जो है कैलाश जो पर्वत है वो क्या स्थित है। तो यहाँ पर अपने बात की थी कि जो मानसरोवर झील है उसके निकट ये एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरजू। वहां से तो कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। दूसरा जो राक्षस ताल झील है वहां से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। तो इसी प्रकार जो ये मानसरोवर झील है उसके निकट एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है चेमा युंगडू हिमनद या चेमा युंगडू जो है ग्लेशियर पाया जाता है। वहां से इस नदी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। बाद में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इधर तिब्बत से जो है निकलकर और तिब्बत होते हुए यहाँ से होते हुए इस प्रकार जो है, अगर आप देख पा रहे हैं अब दिख जाएगा, यहाँ से इस प्रकार होते हुए यानी तिब्बत से होते हुए जहां इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से, यारलंग सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। यहाँ से ये होते हुए और भारत के अंदर जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ से ये क्या है भारत में प्रवेश करती है। जो पर्वत का नाम है वो है नामचा बरुआ। और दर्रा का पूछा जाए तो वहां क्या है? याग्याप नाम का दर्रा है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर, जहां जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये क्या है प्रवेश करती है। बाद में इसमें दिहांग और दिबांग नदियां जो है आकर मिलती है और तब ये क्या है ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बाद में ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम इधर होते हुए और मेघालय के कुछ हिस्से को कवर करते हुए और इधर कहा जाती है बांग्लादेश में। दूसरा यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है गंगा, और बाद में बांग्लादेश के अंदर ये गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी आपस में क्या है मिल जाती है। जब ये प्रवेश करती है भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी, पहले तो इसको सांगपो नाम से जानते हैं तिब्बत के अंदर, जब इसने भारत में प्रवेश किया तब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब ये नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तब इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और बाद में जब इसमें गंगा और एक मेघना नदियां मिल जाती है तब इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। यानी इसका नामकरण कैसे हो गया? सबसे पहले अगर अपने बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं सांगपो नाम से। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अंदर इधर अरुणाचल राज्य में प्रवेश हुए जहां इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। बाद में ये जो नदी है इधर बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है जहां इसे जमुना के नाम से जानते हैं। फिर इस जमुना नामक जो नदी है इसके अंदर गंगा और जो मेघना नदी है वो आकर मिलती है तब इसको जो है मेघना नाम से जानते हैं। और यही जो मेघना नदी है वो अंतिम रूप से इस जो इधर जो बंगाल की खाड़ी है इसके अंदर जो है गिर जाती है। तो ये था अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की लंबी नदियों के अंदर ये शुमार है और 2900 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। आगे अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 132 पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? डेल्टा वास्तव में होता है क्या है कि जब नदियां जो है पर्वतों से नीचे उतरती है, मान लीजिए बड़े बड़े पर्वत है तो अपने साथ बहुत सा ये क्या है अवसाद लेकर जो है साथ में आती है। अवसाद क्या होता है कि जो मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, वो जो है बहुत सी चीजें बहाकर अपने साथ ले आते हैं। बड़े बड़े पत्थर है वो तो यही रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या है इसके साथ ही धारा के साथ ही चलते जाते हैं। और जब ये आके समुद्र के अंदर मिलती है तब क्या होता है कि ये जो अवसाद होते हैं ये क्या है यहीं पर समुद्री किनारे पर क्या है जमा होने लग जाते हैं। और एक लंबे समय 200-300 सालों बाद क्या होता है कि यहाँ पर कोई छोटे छोटे जो है बहुत से द्वीप बन जाते हैं यानी अवसादों के कारण, और नदी का जो ये मुख है ये काफी जो है चौड़ा हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है डेल्टा। और डेल्टा के आधार पर जब बात की जाए कि बहुत से दुनिया की बहुत सी नदियां जो डेल्टा बनाती है, लेकिन जब बात की जाए विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा है तब वहां पर आपका आएगा सुंदरवन का डेल्टा। और ये कौन सी नदियां बनाती हैं ये अपने समझ ही होंगे। इधर आपकी ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर जो है गंगा नदी आ रही है, तो दोनों का मिलन के बाद जो है इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के हिस्सा यहाँ तक ये फैला हुआ है इसको क्या बोला जाता है? सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है। सुंदरी वृक्ष जो है यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये क्या है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है जिसका जो विस्तार है वो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? नदीय द्वीप वास्तव में क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ी नदी है, ये कुछ आगे जाके कुछ दरारों के अंदर बन गई और क्या है बीच में इसके जो है खाली एक स्थान रह गया जिसको जो है जहां पर एक द्वीप का निर्माण हो गया, तो इसको बोला जाता है नदीय द्वीप। जो माजुली जो द्वीप है असम के अंदर जो है ये पाया जाता है, उसको जो है माजुली जो द्वीप है वो असम के अंदर
पाया जाता है। और असम के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। और वर्ष 2016 के अंदर जो है इसको जिला ही घोषित कर दिया, यानी पृथक से एक जिला बना दिया गया है इस माजुली द्वीप को। और इसका जो आकार है वो वर्तमान में क्या है, काफी तेज गति से क्या है, कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर नदियों की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी। ये आप यहाँ पर देखती होंगी, ये जो है यहाँ पर ये गोदावरी नदी पाई जाती है। 1465 किलोमीटर ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा के समान दक्षिण भारत में भी पवित्र होने के कारण इसको क्या है, दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है। इसके कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, ये सभी क्या है, ये इसी की क्या है, सहायक नदियां हैं। दूसरा, अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए यानी इसका उद्गम कहां से होता है, तो वो एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, जो है महाराष्ट्र के नासिक के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक के अंदर, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। बाद में ये कई राज्यों में प्रवाहित होते हुए और इधर जो आपका बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर जो है अपना जल गिराती है। अगला हमारा प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो दो जो प्रमुख नदियों की अगर बात की जाए तो वो नर्मदा और ताप्ती है। इसके अलावा साबरमती नदी होगी, आपकी माही नदी होगी, ये नदियां भी क्या है, अरब सागर के अंदर गिरती है। प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती, ये इस साइड आ रही है आपकी नर्मदा नदी और इसके जस्ट नीचे इसके समांतर जो है ताप्ती नदी आ रही है। अब देखिए, भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लगभग 70% जो नदियां हैं उनका जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। लेकिन कुछ नदियां हैं जिनका जल जो है अरब सागर में गिरता है और उसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। ये जो नदी है ये भ्रंश घाटी के अंदर बहती है, यानी जो घाटियां हैं उसके अंदर ये नदी बहती है। इस कारण जो है इनका जो अवसाद होता है वो इन्हीं भ्रंश घाटियों में रह जाता है और इनके साथ कोई अवसाद जो है नहीं साथ जाता। और जब अवसाद साथ नहीं होगा तो आगे क्या है, ये डेल्टा नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार ये दो ऐसी नदियां भारत की जो क्या है, डेल्टा न बनाकर एस्चुरी तट का निर्माण करती है। इस साइड में जो है जब नदियां डेल्टा नहीं बनाती तो वो सीधे जो है एक तरह से सीधे समुद्र के अंदर गिरती है। तो वहां जिस संरचना का निर्माण होता है उसको बोला जाता है एस्चुरी, जो है तट जो है बोला जाता है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से होता है, अमरकंटक पठार से होता है। और जो है काफी लंबी ये नदी जो है दक्षिण भारत की। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। अगर बात करें कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की तो वो आपका है महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये यहाँ पर जो आपकी कृष्णा नदी है और महाबलेश्वर से, यानी जो महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है उससे इस नदी का उद्गम होता है। सहायक नदियों की अगर अपने बात करें तो इसमें भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, दूधगंगा, इसके अलावा जो है मूसी, घाटप्रभा एवं मालप्रभा, ये कुछ जो है सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। और जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1401 किलोमीटर लंबी। ये क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नदी की हम बात कर चुके हैं कि जो गोदावरी नदी है वो 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे स्थान पर आपकी कौन सी आ जाएगी, कृष्णा नदी। अगला हमारा प्रश्न है, कावेरी नदी जिसे दक्षिणी गंगा, ये ध्यान रखना है, अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तब तो वो होगा गोदावरी नदी। और अगर पूछा जाए दक्षिणी गंगा यानी सबसे नीचे जो है दक्षिण के अंदर स्थित गंगा, तब वो कौन सी होगी, कावेरी नदी होगी। कावेरी नदी जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है का प्रभाव किन तीन राज्यों के अंदर होता है। तो तीन राज्य कौन कौन से है, कर्नाटक जहां से इसका जो है 41% नदी का हिस्सा है, केरल के अंदर 3% और तमिलनाडु के अंदर जो है 56%। और हमें पता है कि कावेरी नदी विवाद भारत में नदियों के संदर्भ में एक बहुत ही जो है एक तरह से विवादित जो है रहता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी विवाद काफी जो है सुर्खियों में रहता है। इस नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक के अंदर एक पहाड़ियां है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी।
इन पहाड़ियों से इसका जो उद्गम होता है, बाद में ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जो है जल गिराती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर क्षेत्रफल के अनुसार भारत की झीलों की बात की जाए तो उसमें आपकी आती है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और ये मूल रूप से कैसी है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। और दूसरे ये क्या है? लैगून झील है। लैगून झील वो होती है जो समुद्र के अंदर जो है किसी स्थल भाग पर जो है इस प्रकार ये पाई जाती है, यानी इसका कुछ हिस्सा जो है समुद्र से क्या है टच होता हुआ होता है, और इसकी मुख्य भूमि स्थल भूमि के अंदर जो है ये पाई जाती है। तो इसको जो है चिल्का झील बोलते हैं। और ये क्या है? खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा के अंदर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। ये तो बात हुई खारे पानी की झील की या ऑल ओवर झील की बात। लेकिन अगर प्रश्न है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आपका आंसर होगा वुलर झील, जो आपका जम्मू और कश्मीर जो संघ शासित प्रदेश है इसके अंदर ये झील जो है स्थित है। दूसरा, यह जो आपकी वुलर झील है, ये जो झील है इसको पानी मिलता है झेलम नदी से। काफी महत्वपूर्ण जो है झेलम नदी है जम्मू कश्मीर की। और ये जो झील है इसके किनारे पर एक नगर स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर, लगभग 40 किलोमीटर जो है दूर है। ये जो वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी महत्वपूर्ण झील है। श्रीनगर के बहुत से लोगों का जो जीवन है इस नदी पर क्या है? निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है यहाँ पर इस झील के ऊपर, वुलर झील के ऊपर जो है एक तरह से नावों के ऊपर जो है फल और सब्जियों की कृषि की जाती है। तो उस कारण भी ये झील क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। झेलम नदी के किनारे पर ये क्या है? स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जिसे लोकटक झील बोला जाता है किस राज्य के अंदर जो है स्थित है? तो जो लोकटक झील है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, वो क्या है? मणिपुर के अंदर स्थित है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम आपका है लोकटक झील, जो आपका मणिपुर राज्य है उसी के अंदर ये झील स्थित है। और इस झील की विशेषता ये है कि इसको जो है तैरती हुई झील भी बोलते हैं। तैरती हुई झील या तैरते हुए टापुओं की झील। क्योंकि ये जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस झील की विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुत सा इसका जो भाग है वो एक तरह से तैरते हुए है, यानी कि इस पर क्या है? स्थायी नहीं है। और दूसरा, जैव विविधता की दृष्टि से भी ये पूर्वोत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसका जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको अपने जो है ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आज अपने जो है कुल 20 प्रश्नों पर बात की इस वीडियो के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। और जब आप ओपीएम पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें ये जो वीडियोस हैं ये काफी आपके सहयोगी सिद्ध होती होगी उस पुस्तक को समझने के लिए, उसमें जो तथ्य जो बताएंगे उनको जो है समझने के लिए। तो बाकी जो प्रश्न है उसकी अपने बात जो है अगली वीडियोस के अंदर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।